नमस्कार साथियों, श्रव्य एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की रिवीजन क्लास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में जो हमारा टॉपिक चल रहा है जैव विविधता, इसका जो है आज आखिरी लेक्चर है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो भी हमारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो है चल रहे हैं उसे जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं, कौन कौन से कॉप के सम्मेलन हुए हैं और वहाँ के जो मुख्य बिंदु हैं उसे जो है हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से तथ्य हमारे महत्वपूर्ण हैं वो सब जानकारी यहाँ पर हम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास जारी हैं भारत के स्तर पर, उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। उसके पश्चात जो है हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसे जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो है हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विधिवत कानून आता है वो है हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002। जो जैव विविधता के संरक्षण के क्रम में एक कानूनी जो ढांचा आता है बृहद स्तर पर भारत के स्तर पे, वो कौन सा होता है आपका जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, और ये कहाँ से आता है, इसकी संकल्पना कहाँ से ली जाती है? ये जो है यह कानून संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो सीबीडी 1992 में संपन्न होता है वहां से लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन होती है 1992 में, वहीं से ये संकल्पना ली जाती है कि वहीं पे जो है विभिन्न राष्ट्र जो है अपने देशों में जो है जाके जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी प्रयास या कानूनी विधान बनाते हैं। ठीक है, जिससे जो है वहां उनके राष्ट्रीय स्तर पे जो है जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, इस अधिनियम की जो मुख्य थीम थी वो थी आपकी संरक्षण, सतत उपयोग और लाभों का न्याय संगत बंटवारा। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि अगर कोई कन्वेंशन हो रही है, कोई कानून बन रहा है, तो उसकी जो थीम होती है, उसकी जो मेन थीसिस होती है, वो जो है काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहीं पर जो है कीवर्ड्स छिपे होते हैं, है ना। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो उद्देश्य होगा इस अधिनियम का वो होगा बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो प्रजातियों की, वनस्पतियों की, उसको जो है सबसे पहले संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो वो थीम में पहला आपका शब्द क्लियर हो जाता है। दूसरा है सतत उपयोग। सतत उपयोग मतलब सतत या निरंतर उपयोग जो है वो तभी संभव हो पाएगा जब हम जो है उस प्रजाति या उस वनस्पति जो भी वो हमारा प्राकृतिक तत्व है उसका संरक्षण, उसका उपयोग हम इस प्रकार से करेंगे कि वो जो है भावी पीढ़ियों के लिए भी अनवरत बना रहे, उसका जो है हनन ना हो जाए, उसका नाश जो है, नष्ट जो है वो पूर्णतः ना हो पाए। ठीक है, तो उसको देखते हुए जो है हम उसका उपयोग इस प्रकार से करेंगे, इतनी जो है विवेक के साथ करेंगे कि वो जो है पूर्णतः खत्म ना हो जाए, पूर्णतः नष्ट ना हो जाए। इस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे और उसी क्रम में उसका संरक्षण भी किया जाएगा। ठीक, और वहीं पे आता है आपका लाभों का न्यायसंगत बंटवारा, यानी कि जो भी प्रजाति, जो भी वनस्पतिक जीव जंतु या जो भी हैं, वो जो है हमारे उनसे अगर कोई जो है हम उत्पाद बनाते हैं, कोई कंपनी उनसे उत्पाद बनाती है उस डाइवर्सिटी का उपयोग करके, विविधता का उपयोग करके, तो उसका जो है न्यायसंगत बंटवारा होना चाहिए। यानी कि वहां पर जो है जहां से जिस स्थानीय स्तर से वो प्रजाति वनस्पति की हो, जीव जंतु की हो, वहां से हम ले रहे हैं, तो कुछ लाभ जो है वहां के स्थानीय लोगों को, वहां के स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए वहां पे पुनः जो है वितरित किया जाए, उनको दिया जाए। न्यायसंगत जो है यही चीज कही जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि संरक्षण, सतत उपयोग और लाभों का न्याय संगत जो बंटवारा है वो सीबीडी 1992 का मुख्य थीम थी। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर इसको जो है इस अधिनियम का जो है थीम जो थी जैव विविधता अधिनियम की 2002 की, उसे हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब इसके संरक्षण के क्रम में जो है एक त्रिस्तरीय संरचना उभर के आती है राष्ट्रीय स्तर पर। वो क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला है आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसका मुख्यालय जो है आपका चेन्नई में है ना। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं वो जानने का प्रयास करते हैं।
एनबीए जो है वो कौन से कार्य करती है, कौन से, है ना, क्रियान्वयन के तौर पे उसके क्या क्या भूमिका है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। विदेशी संस्थाओं नागरिकों को जैव संसाधनों के उपयोग की अनुमति देना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि अगर कोई विदेशी कंपनी है या विदेशी कंपनी का कोई नागरिक है या विदेश का कोई नागरिक है ना, या मैनेजमेंट के स्तर पे कोई विदेशी कंपनी जो है यहाँ पर आई है भारत में, अब वो हमारी जैव विविधता से जो है कुछ कंपोनेंट, कुछ घटक लेना चाहती है ना, कोई दवा बनाने के क्रम में या कुछ भी अनुसंधान के तौर पे, तो वो जो है अनुमति उसको कौन प्रदान करेगा? एनबीए प्रदान करेगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो जो है उसको अनुमति प्रदान करेगी। ठीक है, वो जो है सरकार को एनबीए जो है इस मामले में सलाह भी देता है ना। यानी कि पहला कार्य उसका है, पहली भूमिका है कि वो विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनी को जो है अनुमति भी देगा, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए, उपयोग के लिए वो जो है सरकार को सलाह भी देगा। कौन? एनबीए जो अथॉरिटी हमारी वो। और जैव चोरी, बायोपाइरेसी जो होती है उसे भी रोकने का प्रयास करेगा। बायोपाइरेसी क्या होती है? जैसे आप जानते हैं कि सपोज कीजिए कि नीलगिरी का कोई क्षेत्र है, वहां पर जो है कुछ ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं जिससे कोई विशेष प्रकार की दवा बनाई जा सकती है ना। तो वो वनस्पतियों को जो है कोई कंपनी जाती है विदेश से आके, या कोई नागरिक वहां का जाता है और वो जो है अचानक से उस वनस्पति पे जो है अधिग्रहण कर लेता है और वहां पे उसको हथिया के जो है कानूनी व्यवस्था से इतर जाके जो है वहां पे उस वनस्पति का उपयोग करने लगता है, तो उसको क्या कहेंगे? वो है आपकी जैव चोरी। यानी कि बिना किसी कानूनी ढांचे के, बिना किसी कानूनी अनुमति के, बिना किसी अनुमोदन के जो है वो वहां पे उसका उपयोग करने लग रहा है, तो वही जो कहा जाएगा, तो वो जो है आपका बायोपाइरेसी कही जाएगी, है ना। अगली अथॉरिटी आती है जो राज्य के स्तर पे कार्य करती है, वो है आपकी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है? ये जो है इसकी भूमिका ये है कि स्थानीय भारतीय नागरिकों व कंपनियों द्वारा जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग को विनियमित करना। यानी कि जो लोकल स्तर पे, जो भारत के स्तर पे, राज्य के स्तर पे जो भी कंपनियां हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो अगर कहीं से भी राज्य के स्तर पे अगर कहीं अनुमति लेना चाहते हैं किसी जैव विविधता के जो वनस्पति है उसके उसको उपयोग करने के क्रम में, है ना, उसको जो है अनुसंधान के क्रम में, है ना, शोध के क्रम में, तो वो अनुमति कौन देगा? वो देगा आपका राज्य जैव विविधता बोर्ड देगा। ठीक है, और राज्य सरकारों को अगर कोई सलाह लेनी है, कोई जो है नियम कानून बनाने के क्रम में या किसी शोध के क्रम में राज्य सरकार को अगर सलाह कोई देता है, तो वो कौन देता है? राज्य जैव विविधता बोर्ड देता है। तो दोनों जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों जो संस्थाएं हैं वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि लोकल स्तर पे जो है जो जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं, ये जो है हमारी स्थानीय स्तर पे कार्य करती हैं, इनकी क्या भूमिका है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्थानीय निकाय जो होते हैं, जैसे हमारे पंचायत हो गए, नगर पालिका हो गई, तो ये जो स्थानीय स्तर पे जो आपके एक गठित जो होते हैं निकाय, वो जो है क्या करते हैं कि वो वहां के जो पारंपरिक ज्ञान है, यानी कि अगर कोई जड़ी बूटी है तो वहां उसके बारे में जो है कौन सबसे पहले जानेगा? वहां के जो लोकल होंगे, वहां के जो स्थानीय निवासी होंगे, वही तो सबसे पहले जानेंगे कि ये वनस्पति जो है फला प्रकार की है, एक्स प्रकार की है, इसका उपयोग जो है मतलब वाई क्रम की दवा बनाने में किया जा सकता है ना, कि ये बुखार की दवा के लिए उपयोग हो सकती है, ये खांसी के लिए उपयोग हो सकती है। तो ये जो ये जो ज्ञान है उनको, इसी को कहा जाता है स्थानीय ज्ञान या पारंपरिक ज्ञान कहा जाता है। और इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उनका एक दस्तावेज बनाया जाता है। तो वो जो है कार्य कौन करता है आपका? वो आपका जैव विविधता प्रबंधन समितियां करती हैं लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे। तो हमने देख लिया कि जो जैव विविधता कानून 2002 बना, उसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो विश्व स्तर पर जो सीबीडी कन्वेंशन हुआ था 1992 में, वहां से लिया गया, और देश के स्तर पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक
ढांचा बनता है एनबीए के रूप में, दूसरा राज्य के स्तर पे बनता है एसबीबी के रूप में, और तीसरा जो है आपका बीएमसी के रूप में जो है लोकल बॉडी के स्तर पर 3 प्रकार के त्रिस्तरीय संरचना इसकी बनती है। और तीनों को हमने यहां पर डिटेल में समझ लिया। आगे चलते हैं। अब इसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं और क्या कार्य हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। किसके? जैव विविधता अधिनियम 2002 के। ठीक है, तो अभी हमने देखा जैव चोरी या वायु पायरेसी को रोकना, वो तो हमने देख ही लिया है ना, जो एनबीए थी वो कर रही थी। और एक यहां पर नई चीज आती है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का नियमन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है हमारा, जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनका नियमन करना। ये बौद्धिक संपदा क्या होती है? जैसे आपने ऐसा कोई आविष्कार किया, ऐसा कोई अन्वेषण किया, ऐसा कोई नवाचार किया जो आपका स्वतः मतलब अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उत्पन्न हुआ है, और वो जो है अन्यत्र कहीं और नहीं उसका आविष्कार हुआ है, चाहे विश्व पटल पे चाहे भारत के पटल पे। तो वो जो आपका आविष्कार होगा, नवाचार होगा, वही जो है आपका बौद्धिक संपदा कहा जाएगा। तो उसके संरक्षण के लिए, उसको जो है वरीयता देने के लिए, उसको जो है पारितोषिक देने के लिए, उसको रिवार्ड देने के क्रम में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका आईपीआर का। ठीक, और यही आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये विश्व स्तर पे एक संस्थान कार्य करता है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वो जो है इस संपदा को जो है रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम जो है, जो हमारा एनबीए है, वो जो है जैव विविधता अधिनियम जो 2002 है, उसके तहत जो है जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उसका जो है रेगुलेशन किया जाता है, नियमन किया जाता है कि किसी वनस्पति से, किसी जीव जंतु से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो है ग्रहण किए गए और जिससे कोई नई दवा का इजाद किया गया, निर्माण किया गया, आविष्कार किया गया, तो उसको जो है आईपीआर के मुद्दे कौन नियमन करेगा? ये कानून करेगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। जो जन जैव विविधता रजिस्टर है जो अभी हमने बताया, उसका निर्माण भी कौन करेगा? यही इनके द्वारा ही किया जाता है कि जो एक किस वनस्पति से क्या बन सकता है और कौन सा वनस्पति किस रोग में सहायक हो सकती है, तो वो एक रजिस्टर बनेगा ना, तो वो उसका कौन नियमन करता है, कौन उसको जो है बनाता है, कौन उसको जो है एक तरह से संजोता है या उसका संकलन करता है, तो वो आपका इसी कानून के अंतर्गत जो है शामिल होता है। ठीक है, और जैव विविधता विरासत स्थलों को भी घोषणा कौन करता है? हमारा जैव विविधता अधिनियम कानून के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर एनबीए, राज्य के स्तर पर एसबीबी। ठीक है, तो ये दोनों संस्थान अग्रणी संस्थान है इस संबंध में। ठीक, अब वर्ष 2023 में इसमें संशोधन करके कुछ छूट प्रदान कर दी जाती है। वो क्या है उसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि जो भी विदेशी कंपनी थी, विदेशी जो है जो नागरिक थे, उनको कहीं ना कहीं जो है उनको अनुमति लेनी पड़ रही थी, उनको जो है छूट के क्रम में, उनको उपयोग के क्रम में, है ना, कि जो है वो अचानक से आके जो है कहीं पे जाके जमीन खरीद के जो है अपनी कंपनी स्टेब्लिश करके जो है वहां की प्राकृतिक विविधता का शोषण या दोहन नहीं कर सकते थे, उनको अनुमति लेना अनिवार्य था। लेकिन जो है जो हमारा पहले एक ढांचा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, इसको जो है सहजता प्रदान करने के लिए कि यानी कि कोई भी कंपनी भारत में जो है आती है विदेश से, कोई भी विदेशी संस्थागत निवेश आता है भारत में, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा नियमों कानूनों में जो है नियमों कानूनों में पेच में ना फंसाया जाए और वो जो है कंपनी लगा के यहाँ पर जो है अपना अनुसंधान कार्य कर सके। तो उसी में छूट देने के लिए क्या किया जाता है कि वर्ष 2023 में इस कानून में कुछ संशोधन किया जाता है, कुछ लिबर्टी प्रदान की जाती है, कुछ लिबरल कानून बनाया जाता है। ये अपने स्वभाव में थोड़ा ज्यादा कठोर था, तो इसको जो है थोड़ा नम्य बनाया जाता है, नरम बनाया जाता है। वो किस प्रकार से? जो पहले देख लेते हैं कि जो हमारा स्थानीय स्तर पे जो आयुष चिकित्सक हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली हमारी है जिसमें आयुष चिकित्सा है, वो और पारंपरिक जो भारतीय वैद्य हैं उनको जो है इस अनुमति से छूट प्रदान की गई है।
है ना, जो 2023 में संशोधन होता है तो उसमें जो है इनको कुछ छूट प्रदान कर दी जाती है कि आपको जो है, आप स्थानीय स्तर पे जो है निवास करते हैं और आपके घर के आसपास या आपके वनों में जो है ये जड़ी बूटी पाई जाती है, तो आप बिना अनुमति के भी आप जाके उसका जो है उचित मात्रा में जो है वहां से उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन? जो पारंपरिक आयुष चिकित्सक हैं और जो भारतीय वैद्य हैं, उनको जो है छूट प्रदान की गई है। ठीक है, कि अब वो भी इस रूप में कि वो जो है अति में, मतलब कि बहुत ज्यादा उसका दोहन ना कर लें जिससे पर्यावरण को जो है इम्बैलेंस क्रिएट कर दें, इस प्रकार से नहीं, उसका जो है जितनी मात्रा में उपयोग करना है उसी मात्रा में। ठीक है, और इसमें जो जेल की सजा का प्रावधान था ये 2002 के कानून में, यानी कि अगर कोई जो है बायो पायरेसी करता है या बहुत ज्यादा जैव विविधता का ह्रास करता है तो उसको जेल की सजा थी, तो उसको जो है भारी जुर्माने में जो है तब्दील कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, रूपांतरित कर दिया जाता है कि उसको जेल की सजा नहीं होगी, उसके ऊपर जो है भारी जुर्माना लगाया जा सकता है आर्थिक तौर पे। ठीक, और जो अनुसंधान और जैविक सर्वेक्षण और अध्ययन है वो एबीएस के दायरे से मुक्त होगा, बाहर होगा। अब ये एबीएस क्या हो गया? एबीएस, इसको अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। कोई जैव विविधता संसाधन है, वहां तक जो है एक्सेस मीन्स वहां तक पहुंच, बेनिफिट शेयरिंग और उससे जो लाभ हो रहा है उसको, चाहे दवा बन गई तो दवा का बिक्री हो रही तो उससे जो लाभ मिल रहा है, जो मुद्रा मिल रही है, जो आर्थिक लाभ हो रहा है, तो उसका जो बेनिफिट है वो स्थानीय स्तर पर शेयर किया जाए। तो यही चीज है कि जो एबीएस के दायरे से बाहर किया गया, किसे किया गया? कि अगर कोई कंपनी किसी स्थान पर जाके, जैविकता के स्थान पर जाके वहां पर जो है किसी नवीन अनुसंधान को जन्म देती है और वहां पर सर्वेक्षण करती है, तो उसको जो है अगर वो इंडिजिनस रूप से वहां पे संशोधन करती है, उसका नवाचार उसका सेल्फ का होता है, उसका आईपीआर का प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पर जो है जो बेनिफिट है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का जो नियम है, जो नगोया प्रोटोकॉल में अभी आगे देखेंगे आया हुआ है, तो वो जो है प्रदान नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो है प्रोत्साहित होंगी कि हमें जो है कि लाभ को किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, किसी और के साथ साझा नहीं करना है, तो और ज्यादा उत्साह के साथ जो है वो नए नए इनोवेशन करेंगी, नवाचार करेंगी। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये जो इस प्रकार के संशोधन किए गए, ये वर्ष 2023 में किए गए। हालांकि ये सब बिंदु जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बन गया है ना, कि इसमें जो है कोई अगर बायो पायरेसी करता है तो उसे जो है सख्त जेल की सजा है, तो जेल की सजा नहीं है, संशोधन किया जा चुका है, उसे आर्थिक जुर्माना जो है, भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, ना कि अब जेल की सजा है। ठीक है, अब इसी संदर्भ में जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक और विधान बनता है, एक और कानून बनता है, एक और नियम बनता है, एक और विनियम बनता है। वो क्या है हमारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये क्या है? इसके बारे में क्या जानकारी हमें इकट्ठा करनी है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं हमारे बायोडायवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, हमारी जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। ठीक, भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों और फसलों के मूल्यांकन व नियमन हेतु जिम्मेदार सर्वोच्च विधायी निकाय। अब यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ गई है, एक एक करके उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले आया है आपका जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है? जीवों और फसलों के मूल्यांकन व नियमन के लिए क्या क्या चीजें हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसे समझते हैं पहले। आप जानते हैं कि भारत जो है दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी ग्रहण करने वाला देश है ना, लगभग लगभग हम लोग 145 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के भरण पोषण के लिए हमें जो है जो फसलें हैं, जो हमारा उत्पादन हो रहा है, खाद्य उत्पादन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है अगर उसमें कुछ गैप क्रिएट होता है, वो कम पड़ता है, तो उसके लिए कुछ नवीन नवाचार किए गए कि
जो फसलें हैं उनका किस प्रकार से और उत्पादन बढ़ाया जाए, जो फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं, जो फसलों में जो है सूखा पड़ जाता है तो वो फसलें कम उत्पादन करती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कुछ ऐसी नवीन फसलों का नवाचार किया गया जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें कहा जाता है। यानी कि उसमें कुछ जीन के स्तर पर जाके, उनके गुणसूत्रों के स्तर पे जाके, क्रोमोसोम के स्तर पे जाके कुछ इस प्रकार के नवीन परिवर्तन किए जाते हैं। कुछ इस प्रकार के जो है वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं कि वो फसलें जो है सूखाग्रह फसलें हो जाती हैं, उसमें कीट पतंगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है ना। तो इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। ठीक है। और इनको हम इस स्तर पे परिवर्तन कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर गेहूं है तो गेहूं की जो बाल है, यानी कि जो गेहूं का बीज जिसमें पनपता है, तो वो जो है ज्यादा लंबी हो और उसका जो डंठल है वो छोटा हो जाए, है ना। तो इस प्रकार, हालांकि अभी गेहूं पे ये चीजें भारत में नहीं अप्लाई हुई हैं, विदेशों में जो है शोध चल रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस प्रकार से किसी भी फसल को चाहते हैं, उसका अगर निर्माण करना चाहते हैं, तो वो किसके अंतर्गत होता है? वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं उसके अंतर्गत होता है। ठीक है। तो क्लियर हो गया कि जीएम फसलों का क्या कंसेप्ट है, समझ में आ गया। और इस प्रकार की जो फसलें हैं, इस प्रकार के जो जीव हैं, सपोज कीजिए कोई जीव, ये तो हमने फसलों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में समझाया आपको। कोई जीव अगर है ना, जैसे एक नया कॉन्सेप्ट है अभी बायोटेक्नोलॉजी में, डिजाइनर बेबी। डिजाइनर बेबी यानी कि एक आप अपने बच्चे को बचपन से ही, जैसे उसको क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर जो है विराट कोहली के जीन्स डाल दीजिए, सचिन तेंदुलकर के जीन्स डाल दीजिए, तो वो बचपन से ही उसके अंदर ये चीजें, अगर भ्रूण के स्तर पे ही, मतलब जब उसका अभी अस्तित्व नहीं आया है इस पृथ्वी पे, इस संसार में, उसी समय जो है आप जो है वहां पे उसके अंदर ऐसे गुणधर्म डाल दे रहे हैं, उसको इस तरह से डिजाइन कर दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी है किस स्तर पे पहुंच चुकी है। तो वहां पर जो है, जो फसलों के स्तर पे, जीवों के स्तर पे इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, इस तरह की जो अवधारणा चल रही है, वही जो है यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है कही जाती है। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसका जो मूल्यांकन और नियमन किया जाता है भारत के स्तर पे, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा किया जाता है, जीईएसी के द्वारा किया जाता है। अब इस कमेटी का जो है, क्यों, इसका क्या उद्देश्य है? ये सर्वोच्च निकाय है, यहाँ पे देखिए वैधानिक निकाय, यानी कि अगर भारत के स्तर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल या जीव के संबंध में अगर कुछ भी नियम कानून बनाने हैं, कुछ भी अधिसूचना जारी करनी है, कुछ भी प्रतिबंध लगाने हैं, तो वो कौन सी एजेंसी करेगी? आपकी जीईएसी करेगी। ठीक, अब इसकी पूरी संरचना, इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, उसे समझ लेते हैं, और कौन कौन सी जीएम फसलों को जो है अनुमति दी गई है उसे जान लेते हैं। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 1990 में इसका गठन किया गया, जीईएसी का। ठीक है। तब यह अप्रूवल कमेटी थी, यानी कि यह अनुमोदन देती थी, यह अप्रूव करती थी कि जो जीएम फसलों या जीएम फसलों के संदर्भ में, जीवों के संदर्भ में और सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में यह जो है, जो भी अनुसंधान हो रहे थे, उसको ये अप्रूव करती थी, है ना। उसका जो है अप्रेजल नहीं करती थी, पहले ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहलाती थी। कब? जब ये स्थापित हुई थी 1990 में। ठीक है। लेकिन जो इससे जो जुड़े जो है, जो जोखिम थे, जेनेटिकली जोखिमों का मूल्यांकन करती थी। अब जोखिमों का मूल्यांकन क्या है उसे समझ लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब 1990 में जीएम फसलों का, उसके पहले ही कॉन्सेप्ट जो आ चुका था विश्व पटल पे, तो भारत के स्तर पे जो है विधान बनाने ही थे, तो भारत के स्तर पर 1990 में जीईएसी का जो है अप्रूवल कमेटी का जो है अस्तित्व आता है। तो वहां पर जो है, जब आप जानते हैं जीएम फसल बना रहे हैं हम, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्रोमोसोम के स्तर पे जाके परिवर्तन कर रहे हैं, गुणसूत्र के स्तर पे जाके, डीएनए के स्तर पे जाके अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या पता वो जो फसल या वो जो जीव है, वो हमारे पर्यावरण को, वो हमारे पारितंत्र को, वो हमारी खाद्य श्रृंखला को क्या उपयोगी ही होगा,
क्या उसका दुष्प्रभाव कुछ नहीं होगा? क्या वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा? होगा ना, कुछ तो उसकी हानिकारक, कुछ उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना। उसी जोखिम को मापने के लिए, उसी जोखिम का अवलोकन करने के लिए, उसी जोखिम को जो है मूल्यांकन करने के लिए 1990 में इस कमेटी का गठन किया जाता है। किसका? जीईएसी का। ठीक। और वर्ष 2002 में जो है पहली बार, वर्ष 2002 में पहली बार जो है जीएम फसल बीटी कॉटन को मंजूरी दे दी जाती है। बीटी कॉटन बैसिलस थ्रू एंजेसिस जो होता है, ये हमारा एक छोटा सा जीव होता है। उसमें बीटी कॉटन में समस्या क्या थी कि आप जानते हैं भारत में कपास का उत्पादन बृहद स्तर पे होता है, सूती कपड़ा उद्योग उस पर निर्भर है ना। महाराष्ट्र और जो भी दूसरे राज्य हैं वहाँ पे, गुजरात में यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो वहाँ के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप जानते हैं जो बीटी कॉटन है, यानी कि ये गैर खाद्य फसल है, गैर खाद्य फसल है, तो इसको मंजूरी दे दी गई। क्योंकि ये हम भोजन के माध्यम से इसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो इसको मंजूरी दे दिया गया कि ये जो इससे वस्त्र बनते हैं, कपड़े उत्पादन होते हैं, तो इसको मंजूरी दे दी गई वर्ष 2002 में। क्योंकि वहाँ जो कपास का उत्पादन था वो कम होता था, है ना। उसके बीज जो है वहाँ पे उसमें कीड़े लग जाते थे फलों में, है ना, पुष्पों में। तो उसको निवारण के लिए जो है उसमें कुछ प्रयोग किए जाते हैं बैसिलस थ्रूएंजेसिस के द्वारा जो है। तो बीटी कॉटन का प्रयोग वर्ष 2002 में शुरू हो जाता है। लेकिन 2009 में जो है एक खाद्य फसल बैगन के लिए जो है, बीटी ब्रिंजल के लिए इस पे प्रयोग चलता है, और इसका फील्ड जो है वहां पे जो है फील्ड मापन किया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है, उस पे जो है उसके मूल्यांकन फील्ड ट्रायल पे, और उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पूर्णतः रोक दिया जाता है। क्योंकि बृहद स्तर पे जन आंदोलन होते हैं, है ना, और आलोचना होती है कि अभी इसको जो है फील्ड ट्रायल इसका बढ़िया से हुआ नहीं है, और कहीं विश्व स्तर पे ऐसे उदाहरण भी नहीं मिलते थे कि खाद्य फसलों को भारत में लागू किया जा रहा है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है इस पे जो है वर्ष 2009 में जो है बीटी ब्रिंजल पे जो है रोक लगा दी जाती है। फिर आगे चल के जो अभी तक हमारी जो है जीईएसी जो है अप्रूवल कमेटी थी, वो 2010 में जाके संसद द्वारा कानून बना के जो इसमें अप्रूवल शब्द था, अनुमोदन के लिए जो थी ये कमेटी, वो जो है अप्रेजल हो जाती है, यानी कि उसका मूल्यांकन भी करेगी ये। यानी कि अगर कोई जीएम फसल आ रही है तो उसका फील्ड ट्रायल वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे खाद्य श्रृंखला के लिए, हमारे मानव शरीर के लिए वो सही है कि नहीं है, इसका सीधे अप्रूवल नहीं देना है इसका कार्य, अब इसको मूल्यांकन करना है, अप्रेजल करना है। यानी कि अब इस कमेटी में जो है अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोग रहेंगे, अच्छे अच्छे जानकार लोग रहेंगे, इनोवेशन करने वाले लोग रहेंगे। वो माइक्रो लेवल पर जाके बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट रहेंगे, वहाँ उस स्तर पे जाके जो है देखेंगे कि वहाँ पे उसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उस फसल के, उस जीएम फसल के, उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो 2010 में जो है विधान द्वारा, संसद द्वारा इसको जो है अप्रूवल की जगह पे अप्रेजल कर दिया जाता है। तो ये जो जितने भी शब्द हैं ये कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। फिर इसी क्रम में वर्ष 2022 में जो है एक दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक नवीन फसल का आविर्भाव होता है, वो है हमारा धारा सरसों DMH 11। आप जानते हैं भारत सबसे ज्यादा खाद्य तेल का उत्पादक भी है और उसका उपभोक्ता भी है। जैसे मसालों के संदर्भ में, ठीक उसी तरह खाद्य तेल के बारे में, है ना। तो हम जो है सूर्यमुखी का तेल हुआ, चाहे वो यूक्रेन से मंगाएं या रसिया से मंगाएं कहीं से, और है इस तरह से जो है हम खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं, और फिर पाम ऑयल का आयात कर रहे हैं इंडोनेशिया या दूसरे देशों से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है। उसी समस्या के निवारण के लिए जो है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जो है वर्ष 2022 में धारा सरसों जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों का जो है इनोवेशन किया जाता है, नवाचार किया जाता है, और इसको जो है फील्ड ट्रायल को मंजूरी प्रदान की गई है वर्तमान में।
हालांकि इसके कुछ विरोध हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जारी हैं विभिन्न पर्यावरणीय संस्थाओं द्वारा, पर्यावरण जो है जो आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा, लेकिन फिर भी ये ट्रायल अभी जारी है। ठीक है, और ये जो है हमारी स्वदेशी जीएम सरसों का जो है परीक्षण और फील्ड ट्रायल्स को मंजूरी प्रदान कर दी गई है जीईएसी द्वारा। विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर अभी भी जो है खाद्य फसलों का जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य फसलों का उपयोग नहीं हो रहा है, ना वो ब्रिंजल का, ना ही अभी सरसों का भी वो फील्ड ट्रायल चल रहा है, अभी उसका जो है उपयोग जो है आम जन के स्तर पे नहीं हो रहा है। लेकिन विश्व पटल पे, विश्व स्तर पर जो है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना में जो है, या विभिन्न लैटिन एवं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में मक्का, सोयाबीन और कपास, कपास तो मान लीजिए गैर खाद्य फसल है, लेकिन मक्का और सोयाबीन जो है इसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मक्का जो है उसका उपयोग किया जा रहा है, और अमेरिका जो है मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मक्का वहाँ पे जो खाद्य फसल है उसका उपयोग जो है उस पे आश्रित जो है हमारी वहाँ पे जो है मांस प्रसंस्करण उद्योग जो है वो वहाँ पे निर्भर है, उनको चारा प्रदान किया जाता है, और वो फिर मांस के संदर्भ में जाएगा, जानवरों में जाएगा, फिर उनसे जो दुग्ध उत्पादन होगा, जो दूध इंडस्ट्री होगी, मिल्क जो प्रोड्यूस होगा, पनीर हुआ या दूसरी चीजें हुई उसमें जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनके पूरे फूड चेन में जीएम फसल का जो है अंतर्वेशन, उनका सम्मिलन हो चुका है। ठीक, लेकिन भारत के स्तर पर अभी ये चीजें नहीं है। लेकिन वहीं पे जो है एक मुद्दा अभी हाल फिलहाल में जो अमेरिका से हमारा जो ट्रेड डील हुई है उसमें ये भी कृषि का एक मुद्दा उभर के आ रहा है कि वहां पर जो है जेनेटिकली जो मॉडिफाइड फसलें हैं, वो जो है खाद्य फसलें जो हैं, वहां पे उनको अनुमति दे दी गई है, और भारत में ये अनुमति है नहीं। तो अमेरिका जो है भारत को मक्का एवं सोयाबीन का निर्यात करना चाहता है, तो कौन सा निर्यात होगा? वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों ही तो हैं, उनका निर्यात करेगा। तो उससे हम जो है अनचाहे ही दुष्प्रभावित हो जाएंगे। इनडायरेक्टली हम जो है यहाँ पे अपने देश में खुद नहीं लागू कर रहे हैं, खुद नहीं उसका उत्पादन कर रहे हैं, और अमेरिका में उत्पादन हो रहा है तो उसका हम आयात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है ना। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है। और इस प्रकार की एक और समस्या है कि एक कंपनी है, जर्मन कंपनी बेयर, बेयर एग्रो करके, एग्रो फार्म करके है कंपनी। ये जो है विश्व स्तर पर जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं उनको जो है पूरा कंट्रोल करती है, उस पर पूरा उसका आधिपत्य है। आज से कुछ साल पहले तक जो है मोनसेंटो कंपनी थी, वो जो है पूरी तरह से जो है डोमिनेंस स्थापित करती थी, लेकिन बेयर के द्वारा जो है उसका अधिग्रहण कर लिया गया, और आज जो है जो बेयर कंपनी है वो जो है पूरी तरह से, एक तरह से कहते हैं ना सीधे शब्दों में कि दादागिरी, वो बेयर कंपनी की चलती है। ठीक है, वही जो है विश्व स्तर पर दबाव डालती है प्रेशर ग्रुप के माध्यम से, फंडिंग के माध्यम से, कि वहां पर जो है विभिन्न देशों में जो है जीएम फसलों का उत्पादन किया जाए। ठीक, तो ये हमने पूरा पूरा जो है इशू देख लिए यहाँ पे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के तहत जो विभिन्न मुद्दे उभर के आते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी संरक्षण के क्रम में जो है जो जैव विविधता के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रयास है, सम्मेलन है, कन्वेंशन है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम जो है राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे थे संरक्षण के क्रम में, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में सबसे पहला जो हमारा है ना छत्र विधान आता है, सबसे पहले जो है प्रभावी रूप से, वो है हमारा जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी 1992 में आता है। ठीक, ये कहां आता है? ये हमारा जो है रियो अर्थ समिट में आता है। रियो से तात्पर्य यहां पर रियो डी जेनेरियो से आता है। जो रियो डी जेनेरियो है वो ब्राजील का शहर है ना, कभी ब्राजील की राजधानी हुआ करता था, अभी तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। वहां पर ये जो है अंगीकृत किया गया
रेटिफाई किया गया। ठीक है, जो पहला व्यापक वैश्विक समझौता था वो कौन सा हमारा था? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। यहीं से जो है संपूर्णता में गहनता के साथ, गंभीरता के साथ जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास आरंभ हुआ, शुरू हुआ। ठीक, वर्तमान में सीबीडी के तहत जो है विश्व स्तर पर 196 इसके पक्षकार देश हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यूएसए शामिल नहीं है। आप देखेंगे अक्सर कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की संधि में, इस प्रकार के कन्वेंशन में शामिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास के क्रम में ये कन्वेंशन है। तो आप जानते हैं जितनी भी विश्व स्तर पर अग्रणी इनोवेशन करने वाली है ना, संसाधनों के दोहन करने वाली जो कंपनियां हैं वो कहाँ की हैं? वो ज्यादातर अमेरिका की हैं। तो वो जो है ये कदापि नहीं चाहता कि इस प्रकार की कोई कन्वेंशन एस्टेब्लिश हो, इस प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून बने जिसमें अमेरिका भागीदारी करे और अमेरिका अपने हितों को जो है प्रतिबंधित कर दे, वहां पे जो है उसका दोहन जो है ना कर पाए भरपूर्ण रूप से, और अपने कंपनियों के हितों को जो है संरक्षण प्रदान ना कर पाए, उसके विपरीत जाके कुछ ऐसे कार्य कर दे। ठीक, तो इसीलिए जो है अमेरिका जो है यहाँ पे इसका सदस्य नहीं है। भारत जो है, भारत 1994 में ही इसका सदस्य बन गया था। किसका? सीबीडी का। और आगे चल के वर्ष 2002 में एक विधिवत कानून लेके आता है भारत। ठीक, जो सीबीडी की जो रिसेंट बैठकें हुई थी उसे जानने का प्रयास करते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो कॉप 16 होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16वीं जो बैठक होती है, वो हमारी काली कोलंबिया देश में अवस्थित स्थान है, वहां पे घटित हुई थी वर्ष 2024 में। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आउटकम्स निकले थे वो अभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ हम इतना जान लें कि कॉप 16 कहां पे हुआ था? कोलंबिया में हुआ था, काली नामक स्थान पे 2024 में। और इसकी थीम क्या थी? पीस विथ नेचर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो आगामी हमारा कन्वेंशन है, सम्मेलन है, वो कॉप 17 है, जो अभी अक्टूबर 2026 में होगा। ये हमारा आर्मेनिया के येरेवन स्थान पर, येरेवन शहर में संपन्न होगा। वहां पर जो है कॉप 17 जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संबंध में कन्वेंशन होना है वो हमारे आर्मेनिया में होगा वर्ष 2026 में। ठीक है, तो ये करंट की दृष्टि से ये जो आपका फैक्ट है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से प्रश्न अवश्य बन सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब देखते हैं जैव सुरक्षा के क्रम में ही एक और प्रोटोकॉल अस्तित्व में आता है, वो है हमारा कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ये अनगिनत बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है, अनवरत बार। ठीक है, तो इसको जो है हम जान लेते हैं, इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। कार्टाजीना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया, यानी कि इसको अपनाया गया, तथा यह प्रोटोकॉल सितंबर 2003 में से लागू हुआ। भारत में भी 2003 में ही इसकी पुष्टि की गई, इसको भारत सरकार द्वारा रेटिफाई कर दिया गया। ये किस संदर्भ में है उसे जानने का प्रयास करते हैं। जैव सुरक्षा के संबंध में अभी हम आगे देखेंगे कि जो जैसे जीएम फसलें देख लिया हमने, है ना, तो उसी में जीएम जीव भी थे ना, लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक, आगे देख रहे हैं आप कि यह प्रोटोकॉल आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी से बने संशोधित जीवों, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई संशोधित जीव, जैसे आप देखते हैं कि कोई चीन जो है कोई बकरी बना दिया, भेड़ बना दिया, सुअर बना दिया, है ना, कृत्रिम रूप से बना दिया, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो जो चीजें उसका जो वैश्विक स्तर पे उसका जो रेगुलेशन होगा, जो विनियमन होगा, वो जो है कौन करेगा? वो आपका कार्टाजीना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल करेगा। ठीक है, कहीं ये अभी भी विश्व स्तर पर डिजाइनर बेबी को अनुमति नहीं दी गई है, मानव पर यह प्रयोग लागू नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे चीन है, ये लोग जो है
छिपे तौर पे इस प्रकार की जो है एक्टिविटी करते रहते हैं, ठीक है। और जो लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है, ये केवल बड़े जीवों के स्तर पे नहीं, सूक्ष्म जीवों के स्तर पे भी लागू होता है, और सूक्ष्म जीवों के स्तर पे तो बहुत बड़े स्तर पे लागू होता है। तो उसी संदर्भ में जो है इन जीवों के हस्तांतरण, रख रखाव और उपयोग के संदर्भ में जो है जो भी मानक बनते हैं, जो भी स्टैंडर्ड बनते हैं, जो भी नियम कानून बनते हैं, उसको जो है कौन नियंत्रित करता है? वो हमारा कार्टाजीना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो चीजें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे नियमित की जाती हैं, ठीक है। वो अगर कोई कानून बन जाता है, कोई विधान बन जाता है, तो वहां पर जो है देशों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर आप उस कानून के भागीदार बन गए हैं तो आपको वो चीजें माननी पड़ती हैं, आपको राष्ट्रीय स्तर पे उस प्रकार के कानून बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल किसके संदर्भ में है? जैव सुरक्षा के संदर्भ में है। जैव सुरक्षा से तात्पर्य क्या है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, LMO ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये जो बिंदु आप याद रखिएगा, यही चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं। कब आया ये भी जान लीजिए कि ये जो है हमारा वर्ष 2000 में आता है, और 2003 में ही इसकी पुष्टि कर दी जाती है, भारत के स्तर पर ये लागू हो जाता है, ठीक। अब एक और महत्वपूर्ण हमारा प्रोटोकॉल है, वो है नागोया प्रोटोकॉल। ये जो भी हम यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं, जो भी कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, वो सब के सब बायोडायवर्सिटी के ही संबंध में है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल क्या है उसे जानने का प्रयास करते हैं कि यह CBD के तहत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत। इसे ABS प्रोटोकॉल भी कहते हैं। आ गया ना आपका ABS, जो अभी पिछली स्लाइड में आया था, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रोटोकॉल है। यानी कि अगर बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में ये पूछा जाए कि ABS का फार्मूला, ABS का प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, ABS से तात्पर्य एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का जो प्रोटोकॉल है वो किसे कहा जाता है, तो वो नागोया प्रोटोकॉल है। प्रश्न अगर पूछ ले एग्जाम में कि ABS एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो है ये कॉन्सेप्ट कहां पर आता है, तो ये कहां पे आता है? नागोया प्रोटोकॉल में आता है। नोट डाउन कर लीजिए। अब नागोया प्रोटोकॉल के जो मुख्य बिंदु है, जो थीम है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष न्यायसंगत साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल जो है आता है। यानी कि जो ABS प्रोटोकॉल है, जो ABS है, उसमें हमने अभी पहले ही आपको समझा दिया है कि जो ABS से जो लाभ होंगे, आनुवांशिक संसाधनों से जो लाभ होंगे, उस तक जो है कंपनियों की पहुंच होगी, आम नागरिकों की पहुंच होगी, शोधकर्ताओं की पहुंच होगी। उसके साथ साथ उसके उपयोग से जो उत्पन्न होने वाले जो आर्थिक लाभ हैं, जो सामाजिक लाभ हैं, जो भी लाभ होंगे उससे, उसका जो है निष्पक्ष रूप से, न्यायसंगत रूप से उसको जो है साझा किया जाएगा। किसके साथ? स्थानीय समुदायों के साथ, जो उसके लोकल्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, जहां पे वो चीजें प्राप्त हो रही हैं, जहां पे वो संसाधन प्राप्त हो रहा है, वो उसका जो है साझाकरण किया जाएगा, उसको रॉयल्टी दी जाएगी। ठीक, तो ये जो ABS प्रोटोकॉल है, इसका जो मुख्य बिंदु है वो हमने यहां पर समझ लिया। 29 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में शहर है, वहां पर जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो COP10 होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 10वीं मीटिंग होती है, जो 10वां सम्मेलन होता है ना, वो जो है 2010 में, वहीं पर जो है ये जो है आपका एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रोटोकॉल अपनाया जाता है। नागोया प्रोटोकॉल कहां से अस्तित्व में आता है? कॉन्फ्रेंस जो आपका जो 1992 में CBD का जो कन्वेंशन आरंभ हुआ था, जो पहला कन्वेंशन था COP का, वहां से जो है आते आते वर्ष 2010 में COP10 घटित होता है। कहां पर? जापान के नागोया शहर में। वहीं उसके उसी के नाम पे नागोया प्रोटोकॉल पड़ा है। वहीं पे मुख्य थीम उभर के आती है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया? किससे उभर के आया है? COP10 से आया है। क्या आया है? नागोया प्रोटोकॉल। अब भूलना नहीं चाहिए आपको। यह 12 अक्टूबर 2014 को
लागू हो जाता है। भारत भी जो है नागोया प्रोटोकॉल का सदस्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या महत्व है इस प्रोटोकॉल का, उसे संक्षिप्त में समझ लेते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो है अनवरत रूप से इसका अभी लागू ही है, और ये इसका महत्व जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है नागोया प्रोटोकॉल का, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो अभी हमने चर्चा ही किया कि जो न्यायसंगत लाभ साझाकरण है वो किस स्तर पे होगा, वो पौधों के स्तर पे होगा, जानवरों के स्तर पे होगा और सूक्ष्म जीवों के स्तर पे होगा, जो वित्तीय लाभ उसको। और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, स्वदेशी स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का सम्मान। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जो हम लोग छोटे छोटे थे, तो जैसे 4-5 बच्चों का ग्रुप होता है ना, तो उसमें जो सबसे सयाना बच्चा कोई होता है तो वो किससे कहानियां सुनाता है कि मेरे पापा ऐसा कह रहे थे या फला लोग ऐसा कह रहे थे। तो उसी में जब हम छोटे थे तो एक बच्चा कहता है कि उस समय जब हम छोटे थे तो उसमें हमारे गांव में किसी को कैंसर हो गया था, है ना। तो वहां उस समय कैंसर होना मतलब बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था। अब तो आप देखते हैं कि हर जो है चौथे तीसरे गांव में जो इस तरह की समस्या से लोग ग्रसित रहते हैं। तो उसी समय वो लड़का कहता है कि अमेरिका ने कहा है, मतलब एक देश है अमेरिका, इतना हम लोग जानते थे कि अमेरिका के ने कहा है कि अगर आप जो है हमारे मतलब भारत के सारे नीम के पेड़ उसको दे दिए जाएं तो वो जो है हमें कैंसर की दवा बनाने की जो है इलाज बता देगा। यानी कि कैंसर की दवा वो हमें दे देगा अगर हम उसको अपने सारे नीम के पेड़ दे दें तो वो हमें तब समझ में नहीं आया कि वो वास्तव में वो बच्चा कहना क्या चाहता था। अब कुछ साल पहले तक जब हम लोग अध्ययन करना शुरू किए तो समझ में आया कि पेटेंट किसका? पारंपरिक ज्ञान का। यानी कि जो बच्चा कह रहा था कि नीम के पौधे से जो हमारा प्रतिजैविक दवाएं बनती हैं, जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं, वो जो है अमेरिका उस पे पेटेंट पाना चाहता था, ना कि वो हमारा जो है भारत का सारे नीम के पेड़ ले जाना चाहता था। समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो है यही ये टॉपिक हमसे रिलेट हो रहा था, इसलिए हमने इसकी चर्चा की कि जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों से हमारी पीढ़ियों के अंतरण से प्राप्त हुआ है, उसका संरक्षण करना काफी आवश्यक है। क्योंकि हम अगर नहीं हमें पता रहेगा कि नीम का उपयोग, हल्दी का उपयोग कहाँ होता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ ना पारंपरिक ज्ञान के रूप में। तो वही जो है उसके संरक्षण के लिए और उसके स्वदेशी जो स्थानीय पारंपरिक ज्ञान है उसको सम्मान देने के लिए ये जो है प्रोटोकॉल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और इसी संदर्भ में जो बायोपायरेसी हमें अभी आगे ही चर्चा की कि जो जैव चोरी है उसको भी ये रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, जो कंपनियों द्वारा किया जाता है, शोषण किया जाता है और उनको लाभ नहीं दिया जाता है, उसे भी रोकने का प्रयास करेगा। और इस प्रोटोकॉल का जो महत्व है उसे भी संक्षिप्त में समझ लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, ठीक वही बिंदु, और अनुसंधान एवं नवाचारों में पारदर्शिता, जैसे दवा, सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग के रूप में जो है, और ओवरऑल जो है आर्थिक समानता डेवलप करता है। यानी कि कोई वनस्पति प्राप्त हो रही है तो उससे किस प्रकार की दवाएं बनाई जा सकती हैं, वो हमारे सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, हमारे है ना, जैसे फेस वॉश के रूप में, क्रीम के रूप में कैसे उपयोग हो सकता है, तो वो सब हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं चीजें? हमारी जो है पेड़ पौधों जैव विविधता से ही प्राप्त होती है ना, जीव जंतुओं से ही प्राप्त होती है। जो जैव विविधता के लाभ हमने पढ़े थे तो वहां पे सब चीजें थी ना, तो उसी की चर्चा की जा रही है। ठीक है, और इस प्रोटोकॉल का जो क्रियान्वयन है उसे समझ लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसे देख लेते हैं। पूर्व सूचित सहमति, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीआईसी कहा जाता है। ये क्या चीज है कि अगर कोई विदेशी कंपनी, कोई विदेशी संस्थान, कोई विदेशी नागरिक अगर पीआईसी की अनुमति नहीं लेता है, किससे? स्वदेशी समुदायों की लिखित अनुमति चाहिए होगी। यानी कि अगर किसी स्वदेशी समुदाय का, किसी लोकल बॉडी का, किसी स्टेट का अगर पीआईसी नहीं प्राप्त है, उसको लिखित अनुमति प्राप्त नहीं है, तो वो अगर उस संसाधन का दोहन करता है तो वो बायोपायरेसी कहलाएगी। तो उसके लिए कौन सी अनुमति चाहिए?
प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए, स्वदेशी जो समुदाय हैं उनकी लिखित अनुमति चाहिए, मौखिक नहीं लिखित चाहिए, ठीक है। और परस्पर सहमत शर्तें चाहिए। ये क्या है? म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स क्या है? संसाधन जो प्रदाता है यानी कि जो स्थानीय समुदाय है जो संसाधन दे रहा है वो, और जो उपयोग करता है जो कंपनी है, कि मध्य स्पष्ट एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, है ना। कि जो सिर्फ मौखिक रूप से नहीं है, कि विधिवत जो है उनके पास प्रूफ होना चाहिए, उनके पास दस्तावेज होना चाहिए, डिजिटल रूप से या मौखिक भौतिक रूप से, दोनों रूप से, ठीक है। और एबीएस क्लियरिंग हाउस एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का जो क्लियरिंग हाउस है वो क्या करेगा? ये एक ऑनलाइन मंच होगा जो सूचना की निगरानी, कानूनी अनुपालन एवं उस पर नजर रखने का प्रयास करेगा। यानी कि जो जितने भी अनुमति दी जा रही है पीआईएस के थ्रू, मैट के थ्रू, जो है संसाधन कौन कौन उपयोग कर रहा है, क्या चीजें हैं, और उनकी जो अनुमति दी जा रही है उसका ऑनलाइन कौन सी कंपनी ले रही है, कौन सी कंपनी नहीं ले रही है, किसके साथ साझा किया जा रहा है, सब कुछ जो दस्तावेजीकरण होगा वो जो है इस ऑनलाइन मंच पे जो है उपलब्ध होगा, है ना। वो जो है वहां पे जाके एक्सेस करके वहां पे हम जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे कि कोई कंपनी बायोपायरेसी करने के क्रम में है, कि वो सही है, उसका मोटिव सही है ना। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? ये सब हमें एबीएस क्लियरिंग हाउस से प्राप्त होगी। तो ये ओवरऑल हमने देख लिया कि नागोया प्रोटोकॉल जो है हमारे बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण था, और इसके क्या क्या टर्म थे, क्या क्या क्रियान्वयन के स्तर पे क्या क्या चीजें थी, वो सब कुछ हमने जानने का प्रयास किया, ठीक। अगला है आपका आईची लक्ष्य, आईची टारगेट क्या है। वास्तव में जो आईची टारगेट है जैव विविधता के क्रम में ये जो है कंप्लीट हो चुका है 2020 में ही। लेकिन अगर खुदा न खास्ता भूले भटके अगर आ गया प्रश्न, है ना, तो हमें जानना चाहिए कि आईची टारगेट कब से कब था और इसका किस संदर्भ में था, ठीक है। तो जिससे हमें जो है प्रश्न हल करते समय कोई समस्या ना हो। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के क्षरण को रोकने और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए जो है 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य, कितने? 20 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों का जो है एक समूह था, वही हमारा आईची लक्ष्य कहलाता है। विश्व स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए 20 लक्ष्यों का एक समूह था, है ना, ग्रुप था। वो क्या था? वही हमारा आईची लक्ष्य था। ये कब आया था? इन लक्ष्यों को अक्टूबर 2010 में नागोया आईची प्रांत में जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के COP10 में ही अपनाया गया था। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो नागोया प्रोटोकॉल आया, जो एबीएस प्रोटोकॉल आया, वहीं पर जो है आपके आईची टारगेट भी आए थे। और ये जो है हमारा 2011 से लेकर 2020 तक इसका जो है कार्यकाल रहता है, इसका जो है समय रहता है 10 वर्षों के लिए। जो है ये एक रणनीतिक योजना के तौर पे कार्य करता है वैश्विक स्तर पे, और राज्य के स्तर यानी कि स्टेट के स्तर पे, नेशनल लेवल पे जो है विभिन्न देश जो है अपने अपने टारगेट भी डिसाइड करते हैं आईची प्रोडक्ट से, आईची जो टारगेट है उससे उसको मैच करने के लिए, है ना। कि अगर कोई कानून जो है इंटरनेशनल लेवल पे बनता है, कोई कन्वेंशन होती है, तो जो देश होते हैं वो अपने देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, लोकल बॉडी के स्तर पे उस कानून को जो है अधिनियमित करने के लिए जो है कानून बनाते हैं, विधान बनाते हैं, ठीक है। भारत ने आईची लक्ष्यों के अनुरूप 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य जो है घोषित किए हुए थे, जो कहीं ना कहीं जो है आईची टारगेट की जो मेन मुख्य थीम थी उसको कंप्लीट करते थे, ठीक है। तो ये हमने जो है सूक्ष्म स्तर पर देख लिया कि आईची टारगेट कब आया था। COP10 में ही आया था जब नागोया प्रोटोकॉल आया था, और इसके अंतर्गत कितने लक्ष्य थे? 20 लक्ष्य थे। ये दो चीजें जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अभी इसी के रिप्लेस में, इसी के पृष्ठभूमि में जो है अग्रणी रूप से आगे की राह के रूप में जो है वे फॉरवर्ड के रूप में एक नया विधान हमारा आता है। कब आता है? वर्ष जो है 2022 में आता है COP15 में। वो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। ये जो है आपको इसके सारे बिंदु विधिवत आपको जानने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है ये रिसेंट में अभी चल रहा है।
ठीक है। इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है कहते हैं। यह कॉप 15 के अंतर्गत 2022 में अपनाया गया। इसकी अध्यक्षता चीन और इसका आयोजन जो है कनाडा में होता है। इसीलिए जो है इसका नाम जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कुनमिंग जो है वो चीन का शहर है, मॉन्ट्रियल जो है वो आपका कनाडा का शहर है। और मॉन्ट्रियल जानते हैं, मॉन्ट्रियल संधि भी है ना, फिर वीना कन्वेंशन है वो ओजोन को लेके। फिर ये जो है जो हमारे आईची लक्ष्य थे उनका जो है स्थान लेगा। जो आईची टारगेट है उसको परमार्जित रूप से आगे बढ़ाते हुए जो है कौन आगे बढ़ाएगा? कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जैव विविधता के संरक्षण के क्रम में जो वर्तमान कानून है उसको जो है समृद्ध करेगा, उसको जो है और आगे बढ़ाएगा, प्रेषित करेगा। अब देख लेते हैं इसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो फ्रेमवर्क है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, उसका जो दीर्घकालिक लक्ष्य है सबसे पहले उसे देखते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों में 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना। ये आपको ये सेंटेंस काफी सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन इसकी गहनता आप समझेंगे इस प्रकार से कि 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना, यानी कि यहां पर संशय है कि क्या हम जिस प्रकार से प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, हम जीवाश्मी गैसों का, जीवाश्मी ईंधन का जो है उपयोग करके जीवाश्मी गैसें जो छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड या SO2 के माध्यम से, SOx NOx के माध्यम से, क्या हम 2050 तक जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जी पाएंगे? है ना? क्या हम जो है हमारा मानव का जो अस्तित्व है वो पृथ्वी पर 2050 तक रह पाएगा? है ना? आप देख रहे हैं निरंतर जैसे जैसे वर्ष बीत रहा है वैसे वैसे जो है ग्लोबल वार्मिंग का, वैश्विक तापन का जो है एक जो औसत तापमान होता है वो बढ़ता जा रहा है। देखते हैं आप कि 2026 ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, 2026 ने पिछले 10 सालों का गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये जो हेडलाइंस बनती हैं, ये इसको देखते हुए ये चीजें थोड़ा अतिशयोक्ति लग रही हैं कि 2050 तक हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है हमारा लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य जो है यहाँ पर बनाया गया है। इसी संदर्भ में इसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं। लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर, इसकी जो थीम है वो है आपकी लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर। इसके तहत 2050 तक 4 दीर्घकालिक लक्ष्य जो है घोषित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं उसे हमें नहीं जानना है, लेकिन कितने हैं? 4। और 2030 तक जो है 23 जो लक्ष्य हैं वो हासिल किए जाने लक्ष्य जो है हमें देखने हैं। ठीक, 2030 तक के जो प्रमुख जो 23 लक्ष्य हैं उसमें कौन कौन से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं और कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको जो है यहाँ पे हमने उसका संकलन लिया है, उसको हमने यहाँ पे छांटा है, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वहीं से जो है प्रश्न बनेंगे। जो 2030 तक के प्रमुख लक्ष्य हैं उनमें पहला है 30x30 लक्ष्य। यहां से कई एग्जाम्स में प्रश्न बने हैं, है ना? 30x30 लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि, तटीय क्षेत्र, महासागरों का प्रभावी संरक्षण। यानी कि हम वर्ष 2030 तक जो है 30% भूमि, 30% महासागर और 30% महासागर और भूमि से संलग्न जो संक्रमण क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, उसका संरक्षण प्रदान करेंगे। कब? 2030 तक। किसके अंतर्गत है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, रिस्टोरेशन करेंगे। वो किस संदर्भ में? जो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो चुका है, जो निम्नीकरण हो चुका है, उसमें 30% जो स्थलीय जलीय पारितंत्र हैं उसको पुनर्स्थापित करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे। यानी कि जो 30% जो बनाया जा रहा है लक्ष्य वो वर्ष 2030 तक है। अभी 26 चल रहा है, 2030 तक जो है हमें 4 सालों में ये लक्ष्य जो है हासिल करने हैं। ठीक है, और वित्तीय सहायता के तौर पे जो भी हमारे
डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे भारत हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, ब्राजील हुआ, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनको जो है 200 बिलियन यूएस डॉलर जो है ये आर्थिक सहायता विकसित देशों द्वारा, विकसित संस्थानों द्वारा, है ना, यूएन द्वारा जो है, आईएमएफ द्वारा प्रदान की जाएगी। और जो हानिकारक सब्सिडी में है उसमें कटौती की जाएगी। और ये सब्सिडी जो है ये चाहे कृषि क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो। कृषि क्षेत्र से तात्पर्य जो हम हानिकारक जो उर्वरक प्रयोग करते हैं, रासायनिक जो उर्वरक प्रयोग करते हैं, जो कीटनाशक प्रयोग करते हैं, ये सब्सिडी उसके संदर्भ में है ना। और जो औद्योगिक स्तर पे जो वहाँ पे जो सब्सिडी दी जाती है, चाहे वो विद्युत को लेके, चाहे वो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के को लेके, है ना, सरकार के द्वारा जो इंटेंसिव दिया जाता है, वहाँ भी कटौती की जाएगी। और प्रदूषण और प्रजातियों के नुकसान को कम करने के लिए जो है कीटनाशक हानिकारक जो रसायन हम प्रयोग करते हैं, और उसके क्रम में जो इन्वेजिव प्रजातियां जो है आके हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। जैसे आप जानते हैं अतीत में, या कहा जाए जो हमारी प्रथम, जब हम जो है खाद्यान्न आयात करते थे अमेरिका से, वहां से जो एक कांग्रेस घास आ गई थी, वो एक तरह से आक्रामक प्रजाति थी, हमारे पर्यावरण को नष्ट करती है ना। तो इस प्रकार की जो समस्या है पर्यावरण के संदर्भ में, उसको जो है हम न्यूनतम करेंगे किसके तहत? वर्ष 2030 के प्रमुख लक्ष्यों के तहत। और ये लक्ष्य कहां से आए हैं? ये हमारे कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आए हैं। तो ये हमने देख लिया कि ओवरऑल जो है, अब इसके महत्व को देख लेते हैं कि मापने योग्य वैश्विक रोड मैप, यानी कि हम जो है नियम कानूनों से होते हुए जो है अब हम इस तरह से मापन करेंगे जैव विविधता के क्रम में कि हम एक रोड मैप विकसित कर सकें कि हमें जो है किस तरह से अपने जीवन को जीना है, किस तरह से विश्व को संचालित करना है ना। उसी क्रम में जो है कि मापने योग्य वैश्विक रोड मैप कि यानी कि जो है किस प्रकार से जो है जैव विविधता का हमें जो है उपयोग करना है, जैव विविधता का जो है शोषण करना है ना। तो वहां पे इस चीज का महत्व हो जाता है। और जो स्वदेशी अधिकार हैं, जो वहां पे जो लोकल बॉडीज हैं, तो वहां पे स्वदेशी स्वदेशी अधिकार की सुरक्षा, जो हमने स्थानीय समुदाय की सुरक्षा की बात की थी, उसका भी संरक्षण वहां पे किया जाएगा। और जलवायु और जैव विविधता जो तालमेल है उसको भी बनाना पड़ेगा, यानी कि जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है, जो प्रकृति आधारित समाधान है, हमें उसे अपनाना पड़ेगा। यानी कि हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। प्रकृति आधारित जो हमें उत्पाद मिल रहे हैं, वहनीय तौर पे, संवहनी तौर पे, सतत तौर पे, है ना, कन्वेंसली उनको जो है उपयोग करना पड़ेगा, है ना। कि हम जो है ज्यादातर अब देख रहे हैं जैविक कृषि की तरफ जा रहे हैं, है ना। उसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो है ज्यादा रासायनिक खाद, कोई कुछ भी हम भोज्य पदार्थ कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो जैविक फसलें हैं, जो जैविक सब्जियां हैं, उसका हम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कि वहां पे क्या ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग ही हुआ है, अगर ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग हुआ रहेगा तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी, है ना। तो इसलिए हम जो है अब नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। और वित्तीय प्रतिबद्धता जो है विकासशील देशों हेतु, वो जो है उसे सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो हम भारत जैसे विकासशील देश के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण करना है, तो हम अगर पर्यावरण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इतने कठोर कानूनी प्रयास करने लगेंगे, तो हमारे उद्योग धंधे जो है वो जो है शिथिल हो जाएंगे। हम उतना उत्पादन नहीं कर पाएंगे। हम अपनी अपने देश की जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उतने उत्पाद नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। हम जो है चीन जैसे देशों पर पूर्णतः जो है निर्भर हो जाएंगे आयात को लेके। फिर हमारा जो है दूसरे प्रकार की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसलिए उसके भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उसको प्रोत्साहन के लिए, उसको इंटेंसिव देने के क्रम में वहां पे जो है ग्लोबल स्तर पर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो फंड बनेगा, वो जो है विकासशील देशों को सहायता प्रदान करेगा, मदद प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये सब जो है ओवरऑल हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो जो है महत्वपूर्ण रूप से बायोडायवर्सिटी की रक्षा के लिए और विभिन्न देशों के क्रम में उनको किस प्रकार से जो है सहायता कर रहा है एक फ्रेमवर्क के माध्यम से, वो हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। ठीक, अब
ये हमने अभी तक जो देखा, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी कन्वेंशन हुए थे बायोडाइवर्सिटी को लेके, वो हमने यहाँ पर देख लिया, उसी के बारे में समझ लिया। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है कुछ और संस्थान एक दो बचे हुए हैं, उसे समझ लेते हैं, है ना। तो पहला है हमारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। ये बार बार चर्चा में रहता है, किस लिए? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि ये संवैधानिक निकाय है या स्टेचुरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संविधानेतर निकाय है ना। पॉलिटी क्लास में इनके मध्य आप अंतर पढ़ते होंगे। जो देश में पशु कल्याण को बढ़ाता है, यानी कि अगर हमने गाय पाल रखा है, हमने कुत्ता पाल रखा है, तो उसको भी तो उसके भी कुछ कोई कानूनी अधिकार है, कोई संवैधानिक अधिकार है, कोई सांविधिक अधिकार है। तो उसी को ध्यान में रख के राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो हमारा चेन्नई में है। इसकी स्थापना पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जो है की गई है। सेक्शन 4 के तहत जो है 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई है। तो ये क्या चीज है, जैसे आप देखते होंगे अक्सर कि कुछ जेनजी जो है वो कुत्तों को जो है उनके पीछे कहीं पटाखे लगा देते हैं या उनको जो है उनके ऊपर उनको घसीटते हुए कहीं लेके जाते हैं। तो ये जो क्रूरता है, इसको क्या अगर इनको किस कानून के तहत सजा दी जाएगी? तो वो जो है कानून जो आता है, जो विधान आता है, वो यही आता है। यहीं पर जो है उनको यहाँ पे कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो वहां पर जो उनको सजा दी जा सकती है, और वो क्रूरता के अंतर्गत शामिल होता है। अगला है आपका वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये जो है WPA एक्ट के तहत ये जो है कार्य करता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की गई है, और ये वन्य जीवों पर होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु की गई है। यानी कि वन्य जीवों से संदर्भ यह है कि बाघ, हाथी, पांडा, स्नो लिपर्ड, ये जो हमारे वन्य जीव हैं, इनके ऊपर अगर संगठित अपराध हो रहा है, सिर्फ अपराध नहीं, संगठित यानी कि वो जो है बृहद स्तर पर, यानी कि वो जो है एक बड़ा क्राइम हो रहा है, उनका जो है तस्करी हो रही है, तो इस प्रकार का जो है अगर कोई कानून विधि नियम है, वो हमारा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो करता है। और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है, जो हमारा अम्ब्रेला विधान है, उसके तहत उसकी धारा 38Z के तहत जो है इसकी स्थापना की गई है, और वहीं से इसको शक्ति प्राप्त होती है। किसको? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को, ठीक है। और ये जो है क्या करता है कि ये जो भी संगठित अपराधी किसी वन्य जीव के संदर्भ में कुछ अनैतिक कार्य कर रहे हैं, कुछ गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, उनकी तस्करी कर रहे हैं, जैसे हाथी को मार के उनका दांत निकाल रहे हैं, बाघ को मार के उनकी छाल निकाल रहे हैं, जो शिकारी हैं, तो उसके स्तर पर ये जो है आसूचना ग्रहण करते हैं, सूचना ग्रहण करते हैं, और जो इन्फोर्समेंट कंपनियां, जो हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, है ना, या कोई और कानूनी जो हमारी विधाएं हैं, चाहे पुलिस हुआ, उनको जो है ये सौंप देते हैं। यानी कि ये सीधे सजा नहीं देता है, ये जो है हमारी जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, उनको सौंपता है। वो जो है वहां पे उनको सजा देंगी, उनको कानून जो है वहां पे डिसाइड करेगा, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो हमारा नई दिल्ली में है, और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में और जबलपुर में। यानी कि दिल्ली को शामिल करते हुए जो है 5 इसके ओवरऑल मुख्यालय हैं। किसके? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के। ये दोनों संस्थान इसलिए हमने शामिल कर लिए कि अक्सर जो है किसी न किसी कारणवश ये दोनों संस्थान चर्चा में बने रहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या जानना जरूरी है? आपको ये जानना जरूरी है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, और किसके तहत हुई थी? पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत हुई थी 1962 में जो है ना। और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है
वो उसको कहाँ से शक्ति प्राप्त होती है? वो WPA एक्ट 1972 है, उसके 38 जेड की धारा से इसको शक्ति प्राप्त होती है। और ये स्वतः जो है वहां पे उनको सजा नहीं देता है अपराधियों को, ये जो है सिर्फ आसूचना एकत्र करता है, और जो अपराध के क्रम में जो सजा देने का प्रावधान है वो अदालतें करती हैं, वो प्रवर्तन एजेंसियां करती हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब आखिरी में जो है हमारा एक कानून रह जाता है, जो बार बार अक्सर चर्चा में हमने देखा, पर्यावरण के संरक्षण के क्रम में बार बार आया, वो है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आप जानते ही हैं कि इसी 1972 वर्ष के ही आसपास जो है पृथ्वी सम्मेलन होता है, स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है, अर्थ समिट होती है ना। वहीं से जो है प्रेरित होके जो है हमारा जो देश का शीर्ष नेतृत्व रहता है वो जो है ये विधान संसद में पारित करता है, और वहीं से जो है हम संगठित रूप में, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो है हम अपनी जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या चीजें हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों, पौधों और उनके आवासों की सुरक्षा प्रबंधन के लिए बनाया गया एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कानून है। यह जो है 9 सितंबर 1972 को अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो डेट याद रख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आजकल फैक्चुअल प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, और यह कानून जो है वन्य जीवों के अवैध शिकार, व्यापार और तस्करी को जो है रोक लगाने के क्रम में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, जैसे हमने देखा अभी वन्य जीव तस्करी अधिनियम, तो उसके तहत जो है ये जो है कार्य करता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो समझ लेते हैं। अवैध शिकार पर प्रतिबंध, यानी कि जो जंगली जानवर, पशु पक्षी जो हमारे हैं, उनका जो अवैध शिकार है, जैसे हाथियों का अवैध शिकार, बाघ का अवैध शिकार, इस पे कौन प्रतिबंध लगाता है? हमारा WPA एक्ट 1972 प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, उसका मुख्य लक्ष्यों में ये चीजें शामिल होती हैं। फिर संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जो होती है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो हमारे कम्युनिटी रिजर्व हैं, इन सब का जो विनियम अधिनियम जो बनता है वो कहां से शक्ति प्राप्त होता है, उसका कॉन्सेप्ट कहां से आता है? हमारे WPA एक्ट 1972 से आता है। ठीक, और जो लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण है वो भी जो है हमारे WPA एक्ट 1972 में ही शामिल होता है। जैसे जो बाघ है, शेर, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, ये सब जो है ये कहां पर संरक्षित होते हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे WPA एक्ट 1972 जो उसकी अनुसूचियां हैं उसमें इनको स्थान दिया गया है, उचित स्थान दिया गया है, जिससे इनको वहां पर संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, और जो वन्य उत्पाद व्यापार नियंत्रण है वो भी जो है, जैसे जानवरों की खाल, सींग, दांत, उनकी हड्डियां, इनसे जो बनी वस्तुएं हैं, इन पे जो है कौन इनको विनियमित करता है, अधिनियमित करता है? हमारा WPA एक्ट करता है। अब आप जो है सपोज कीजिए कि आप जो है थोड़ा सा शौकीन है हाथियों के दांत के सामान उपयोग करने के क्रम में, और या घर में आप जो है अपने डाइनिंग रूम में जो है ना, किसी बाघ का जो है उसका चलचित्र लगा दें, उसका वो जो है, और वो एक तरह से रियल में हो, तो आप जो है कहीं ना कहीं इस कानून की पेंच में फंस सकते हैं। समझ रहे हैं? इतने ये कठोर कानून है। तो इस प्रकार से हमने देखा है इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो अवैध शिकार एवं प्रतिबंध, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमें स्थापित करनी है, फिर जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं जो हमने पिछली क्लास में विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से देखा, वो उनका भी, उनको कहाँ संरक्षण मिलता है? यहीं पे मिलता है। और जो वन्य उत्पाद एवं व्यापार नियंत्रण है वो भी जो है यहीं पर प्राप्त होता है। अब इस अधिनियम के क्या महत्व हैं उसे भी संक्षिप्त में देख लेते हैं। इसका जो कानूनी ढांचा है यह भारत में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित व्यापक एवं एकीकृत कानून है। और पहला
यानी कि जो वन्य जीव के संदर्भ में जो पहला हम संरक्षण के क्रम में जो पहला विधान लाते हैं, जो पहला कानून लाते हैं, जो पहला विनियम लाते हैं, वो हमारा WPA एक्ट 1972 होता है। और यह कानून जो है हमारा कहीं ना कहीं प्रजातियों के स्तर पर, जीवों के स्तर पे, वनस्पतियों के स्तर पे संरक्षण प्रदान करके हमारे जो पारितंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको संतुलन प्रदान करता है। ठीक, पर्यावरण को संतुलन प्रदान करता है। इसके साथ ही जो है यह जो हमारी महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड है, प्रोजेक्ट राइनोसोरस है ना। तो वो सब जो जितने भी प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किए, वो जो है कहीं ना कहीं जो विधायी ढांचा जो प्रदान करता है कोई कानून, तो वो हमारा WPA एक्ट 1972 ही रहता है। किसी ना किसी संशोधन के माध्यम से, किसी ना किसी जो है विनियम के माध्यम से वो शक्तियां जो है उसको मिलती हैं, वो हमारे WPA एक्ट 1972 से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि ये जो कानून है ये कितना महत्वपूर्ण है। और इसके तहत जो है अगर कोई इन कानूनों का उल्लंघन करता है, कोई कठोर अपराध करता है, तो इसके तहत जो है उनको कठोर दंड का भी प्रावधान इस कानून के माध्यम से किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस कानून के संरचना क्या है और इसको क्रियान्वित करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे क्या क्या ढांचे बने हैं, क्या क्या संरचना इसकी बनी है, उसे समझ लेते हैं। ठीक है, अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय और बहुसंरचनात्मक ढांचा बना हुआ है। वो क्या है? सबसे पहले जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अनुसूचियां जो हैं, मूल रूप से इसमें 6 अनुसूचियां थीं, जिन्हें वर्ष 2022 के संशोधन द्वारा जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ को घटाकर 4 अनुसूचियां कर दिया गया। 2022 में इसको घटाकर जो है 6 अनुसूचियों से 4 अनुसूचियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। पहली अनुसूची के अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहली अनुसूची में अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल होती हैं, जैसे बाघ, हाथी, या जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं या इंडेंजर्ड हैं या फिर वल्नरेबल हैं। वो जो प्रजातियां हैं वो कहां शामिल होती हैं? ज्यादातर हमारी अनुसूची 1 में शामिल होती हैं। क्लियर हो गया। अनुसूची 2 में अन्य प्रजातियां जिन्हें कम लेकिन सख्त कानूनी संरक्षण दिया गया है, वो जो है जैसे नियर थ्रेटेंड है या डेटा डिफिशियंस है ना। तो इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो अनुसूची 2 में शामिल की जा सकती हैं। और अनुसूची 3 में, ये बार बार पूछा गया एग्जाम में, इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत, अनुसूची 3 में संरक्षित पौधों की प्रजातियां हैं। बहुत सारी प्रजातियां हैं, वो आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या कोई स्टैंडर्ड बुक होगी, है ना, वहां से आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण रूप से, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी वो तो हमने आपको बता दिया है। फिर अनुसूची जो 4 है वहां पर साइट्स, जो साइट्स कन्वेंशन था, वहां पे अपेंडिक्स होता है, यहाँ पे अनुसूची है, तो उसके क्रम में जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजातियों का जो व्यापार पे कन्वेंशन है, साइट्स जो समझौता है, उसको जो है उससे जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वयन है, वो हमारी अनुसूची 4 के तहत किया जाता है। WPA एक्ट की अनुसूची 4 के तहत जो साइट्स में शामिल प्रजातियां हैं, उससे जो कोऑर्डिनेशन का जो एक विधि आती है, जो ढांचा बनता है, जो संरचना बनती है, वो हमारी अनुसूची 4 के तहत होती है। ठीक है, अब हमारे WPA एक्ट के तहत जो गठित प्रमुख संस्थाएं हैं, जो रेगुलेटरी या विनियामक संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे देख लेते हैं। पहली है राष्ट्रीय एवं राज्य वन्यजीव बोर्ड। ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बोर्ड वन्यजीव नीतियों और संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव को मंजूरी देता है। हमने पढ़ा था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, इसकी घोषणा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, लेकिन इनकी सीमाओं में परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पे होता है। वो किस संस्थान के द्वारा होता है? वो हमारा
राष्ट्रीय एवं राज्य वन्यजीव जो बोर्ड होता है उसके द्वारा होता है। ठीक, सीमाओं में परिवर्तन, क्योंकि वहां पे अंतरराज्यीय मुद्दा आ जाता है, राज्यों के स्तर पे जो है दो दो राज्यों का हित आ जाता है, इसलिए वहां पे कोई अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई संस्थान रहेगा तो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और उसकी ही जो है जो बातें हैं वो जो है मानने योग्य होती हैं। फिर जो हम प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ रहे थे तो वहां पे एक अथॉरिटी आती है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, उसका जो गठन किया गया था, हमने चर्चा किया था कि उसको जो गठन था वो डब्ल्यूपीए एक्ट के तहत किया गया था, तो वो भी जो है यहाँ पर प्रमुख संस्थान के रूप में शामिल होता है, जो बाघों के संरक्षण एवं उसके प्रबंधन के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, वो भी जो है अभी देखा ना उसको कि किसी धारा के तहत जो है वो शामिल किया गया था। ये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो धारा 38 जेड के तहत शामिल किया गया था ना, तो इसका जो है मुख्य रूप से इसको कहां से शक्ति प्राप्त हुई थी, वहीं से प्राप्त हुई थी, डब्ल्यूपीए एक्ट 1972 से ही। तो इसकी चर्चा जो है, इसका जो स्थापना है वो इसी के तहत की गई है। ठीक, तो ओवरऑल जो है हमने देखा यहाँ पर कि जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ये हमारी समृद्ध प्राकृतिक विरासत को बचाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। और 2022 का जो इसमें नवीनतम संशोधन किया गया वो कहीं ना कहीं हमारे साइट्स के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को जोड़ के इसको और ज़्यादा प्रासंगिक बनाता है और ज़्यादा समय के अनुकूल बनाता है, जिससे हम जो है जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने में उपयोगी हो रहे हैं, है ना, जिससे हम जो है विश्व स्तर पर जो है विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनके साथ समन्वयन जो है, कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आज जो है हमारी इन्वायरमेंट की बायोडाइवर्सिटी की क्लास जो है यहाँ पर संपन्न होती है। धन्यवाद।